हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी होम साइंस की सिलेबस सेंटर्ड क्लासेस जो कि खाद्य संरक्षण परिरक्षण, ये आज का हमारा चैप्टर होने वाला है। यानी कि फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि जो हमारा भोजन है उसको या फिर हमारे जो खाद्य पदार्थ है उनको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे लॉन्ग टाइम के लिए हम उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको हम बरकरार रख सकते हैं, है ना। तो उन चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि खाद्य परिरक्षण होता क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, साथ ही साथ इसको नष्ट होने के क्या कारण है। जो खाद्य संरक्षण या परिरक्षण है उसकी कुछ विधियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे। खमीरीकरण क्या होता है, प्रशीतन क्या होता है, निर्जलीकरण क्या होता है, और जैम और जेली बनाकर कैसे हम अपने खाद्य को संरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आपके सामने है, देखिएगा खाद्य संरक्षण और परिरक्षण आखिर होता क्या है। तो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रह करके रखना, भोजन को सड़ने या खराब होने से बचाने हेतु की जाने वाली सभी क्रियाएं भोजन संरक्षण के नाम से जानी जाती हैं। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो उनको लंबे समय तक उनको सुरक्षित रूप से, यानी कि उनकी जो भी क्वालिटीज हैं, जो नेचुरल रूप से उनको जो भी क्वालिटीज उसमें मिली हैं, चाहे वो विटामिन हो गए या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं, वो उसमें बनाए रखने के लिए हम जो भी विधियां अपनाते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, वो भोजन संरक्षण के नाम से जानी जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि खाद्य परिरक्षण का ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक है। सभी को पता होना चाहिए कि हम अपने भोजन को कैसे मतलब संरक्षित कर सकते हैं, उसको कैसे अधिक तरीके से संभाल के रख सकते हैं। तो ये ज्ञान बेसिकली जो गृहिणियां होती हैं, घर की घर संभालने वाली औरतें जो होती हैं, उनको इसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिकॉज जो घर का सारा बजट होता है उन्हीं पर निर्भर करता है। अगर वो फूड को सही से संभालना नहीं जानेंगी तो उनका जो बजट का जो एक मेंटेनेंस है वो खराब हो सकता है। यानी कि उनका भोजन पे ज्यादा खर्चा हो सकता है। अगर हम सेब खरीद के लाएं तो हमको ये पता होना चाहिए कि सेब को हम हफ्ते भर तक कैसे चला सकते हैं ना, उसको कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं। आलू है उसको हम कैसे संरक्षित करें कि वो हफ्ते भर तक चल जाए, टमाटर कैसे चल जाए। तो ये बेसिक से टिप्स होते हैं जिससे गृहिणी जो होती है अपना बजट मैनेज करती है और उसका उसका एक अच्छी तरीके से व्यवस्था पे भी असर पड़ता है। तो इस वजह से गृहिणियों के लिए काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि उनको फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पता हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो होती हैं गृहिणियों को विशेषकर ज्यादा पता होना चाहिए। साथ ही भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों को भिन्न भिन्न विधियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। ओके, तो खाद्य संरक्षण करने के लिए हम अलग अलग तरीके के पदार्थों को अलग अलग तरीके की विधियों का इस्तेमाल करते हैं संरक्षित करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं जो खाद्य परिरक्षण है या खाद्य संरक्षण जो है उसकी कुछ परिभाषा है, उसको देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणुओं, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम्स तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाने वाली तकनीक तथा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखने की विधि खाद्य परिरक्षण कहलाती है। ओके, तो जैसे कि क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें कभी कभी सूक्ष्म जीवाणु लग जाते हैं या फफूंदी लग जाती है ना। सूक्ष्म जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमें मतलब ऐसे नेगेड आई से नहीं दिखते हैं ना, उनको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको दिखाई देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत टाइम तक उस चीज को रखे रहते हैं, वो ऊपर से तो अच्छी दिखाई देती है बट उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवाणु पनप जाते हैं, फफूंदी लग जाती है। कभी कभी ब्रेड को बहुत दिन तक रखने से उसमें फफूंदी लग जाती है और हम वही खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। विषाणुओं का काफी ज्यादा प्रकोप होता है पदार्थों पर, और कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े किस पे, जैसे कि हमारा गेहूं वगैरह होता है उसको सही से स्टोर नहीं करते हैं तो उस कीड़े मकोड़े लग सकते हैं ना। चूहे जो होते हैं उनसे बचाने के लिए एंजाइम तथा स्वतः ऑक्सीकरण, कभी कभी क्या होता है कि गर्मी जब बहुत ज्यादा होती है तो उसमें स्वतः ही मतलब बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्वतः ऑक्सीकरण।
इनसे बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए जो भी विधियां अपनाई जाती हैं वो खाद्य संरक्षण कहलाती हैं। ओके, तो ये परिभाषा हो गई। भोज्य पदार्थ के रूप, मूल, आकार एवं किस्म को परिवर्तित किए बिना, यानी कि हम संरक्षण तो कर रहे हैं लेकिन उसका जो मूल रूप है, यानी उसकी जो बेसिक क्वालिटीज है ना, जिस फल या सब्जी की जो भी बेसिक क्वालिटीज हैं उनमें बिना बदलाव किए हम उनको अगर परिरक्षित करते हैं, उनके पोषक मूल्य जो है वो बने रहते हैं और लंबी अवधि तक बिना नुकसान के हम संरक्षित करते हैं, तो ऐसी संरक्षण की विधि को खाद्य संरक्षण कहते हैं। यानी कि संरक्षण तो हो लेकिन जो पोषक तत्व जो नेचुरली उसके अंदर है तो उसको उसमें बिना नुकसान के हम उसको संरक्षित करें, तो वैसी ही विधि खाद्य संरक्षण की परिभाषा या खाद्य संरक्षण विधि कहलाती है। ओके, तो ये बेसिक सी इसकी परिभाषा थी, इसको समझना चाहिए आपको। ओके, खाद्य परिरक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है। तो खाद्य पदार्थों में निहित एंजाइम को निष्क्रिय करना। ओके, खाद्य परिरक्षण इसलिए होता है कि उसमें जो भी एंजाइम होते हैं उनको निष्क्रिय कर देना जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर करना, खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, यानी उसमें जो जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनको नष्ट कर देते हैं तब वो अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। भौतिक या यांत्रिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। ओके, और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता को रोकना और खाद्य पदार्थों में स्वतः होने वाली हानि को रोकना। अब देखिए सूक्ष्मजीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता को कैसे रोक सकते हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है तो हम क्या करते हैं कि हमने सब्जी बनाया और वो हमारी रात में हमने बनाया वो खराब ना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन यही सब्जी अगर रात भर पड़ी रहे बाहर तो इतनी गर्मी में क्या होता है उसमें स्वतः ही बैक्टीरिया आ जाएंगे, यानी कि वो नेचुरली ही खराब हो सकती है ना। तो इस वजह से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता को रोकना और इस तरीके से आप ये बेसिक से जो पॉइंट्स हैं जो प्रिंसिपल्स हैं इसके खाद्य परिरक्षण की वो आप देख सकते हैं। ओके, खाद्य पदार्थों के नष्ट होने के क्या कारण है। देखिए खाद्य पदार्थों के जो नष्ट होने के कारण है वो दो है, ठीक है। एक तो आंतरिक कारण हो गया। आंतरिक कारण यह है कि खाद्य पदार्थों में अनेक ऐसे एंजाइम होते हैं जो सब्जियों एवं फल को पिलपिला कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी आलू जो होता है वो अपने आप ही पिलपिला होके सड़ के वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी टमाटर होता है वो खुद से ही सड़ के पिलपिला होके खराब हो जाता है, उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है, दुर्गंध पैदा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है इस आंतरिक परिवर्तन के कारण खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है ना। अब यही टमाटर जो होता है ये अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो वो काफी उसका, हाँ ये मान सकते हैं कि नेचुरली अगर आप बाहर जितना रखेंगे तो वो एक दो दिन में खराब होगा, तो वही अगर फ्रिज में रख देंगे तो वो हफ्ते भर बाद खराब होगा। तो इस तरीके से ये होता है। बाह्य कारण में आएगा आपका फफूंदी, खमीर और बैक्टीरिया, इनकी वजह से हमारा भोजन जो है वो खराब होता है। फफूंदी लग सकती है बाह्य कारण, खमीर हो सकता है और बैक्टीरिया हो सकती है। ओके, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। फफूंदी क्या होती है। तो फफूंदी जो होती है वो पतले तार की तरह का सूक्ष्म जीवाणु होता है, ठीक है। इसमें पतले ऐसे ऐसे तार निकले रहते हैं। आप जब भी देखो कचौड़ी वगैरह बनती है ना गर्मियों में, तो अगर उसको 2-3 दिन रखें तो जब आप उसको ऐसे ऐसे तोड़ के देखेंगे दो से, तो उसमें ऐसे पतले पतले से तार बारीक से आपको दिखाई देंगे। कभी ट्राई करिएगा, आपको समझ में आएगा। तो वो फफूंदी पतले तार की तरह का सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नमी तथा अंधकार में अधिक पनपते हैं, ठीक है। यानी कि ये नमी और अंधकार में अधिक नमी मतलब जब बारिश वगैरह होती है ना, और तब ज्यादा ये पनपते हैं। खाद्य पदार्थों पर रुई के समान ये छा जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ये ब्रेड वगैरह पे, तो ये रोटी है तो इस पे भी आपको रुई जैसी दिखाई देगी। अधिक बढ़ने पर क्या होता है ये हरे रंग में, नीले और काले आदि रंगों में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा नीला नीला रंग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काला काला रंग दिखाई दे रहा है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा फंगल इसमें लग चुका है। और पनीर, जेली, जैम, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी आदि पर जाल के समान छा जाते हैं। ओके, तो इन चीजों में आपको देखने को मिलेगा। खमीर, तो खमीर यह आकार में अंडाकार सा बैक्टीरिया से बड़ा होता है। अति सूक्ष्म जीवाणु वातावरण में ये उड़ते रहते हैं। यह जीवाणु कार्बोहाइड्रेट और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर उनके कणों में परिवर्तन प्रारंभ करते हैं।
सर्वप्रथम ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, फिर शर्करा को अल्कोहल में तथा कार्बोलिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं तथा गूथा हुआ आटा भी इन क्रियाओं के द्वारा खमीर युक्त हो जाता है। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि भटूरा वगैरह बनाते हैं तो उसमें खमीर उत्पन्न किया जाता है। कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो उसमें क्या करते हैं, दही वगैरह मिलाते हैं, तो दही में जो बैक्टीरिया होते हैं उससे क्या होता है, वो आटा जो होता है वो आटा शर्करा होती है, आटा में वो मैदा के आटे में शर्करा होती है, तो उससे वो एक क्रिया करते हैं जिससे वो फूल जाता है और उसमें खमीर लग जाता है, खमीर हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये बात आपको समझना चाहिए। जैसे कि ये आटा फूला हुआ दिख रहा है, ये जो ब्रेड नान रोटी दिख रही है, तो ये सब इसी का खमीर का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले क्या करता है कि ये शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, शर्करा में, फिर शर्करा को अल्कोहल में, अल्कोहल तथा कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, किसमें? तो कार्बोलिक अम्ल में परिवर्तित करता है। ओके, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया को साधारणतः जीवाणु भी बोलते हैं। 50 डिग्री से 120 डिग्री ताप पर और आर्द्रता में अधिक पनपते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया कहाँ ज्यादा पनपते हैं, तो 50 डिग्री से 120 डिग्री ताप और आर्द्रता में अधिक पनपते हैं तथा 3-4 घंटे में ही भोजन को विषाक्त कर देते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में प्रवेश करते हैं तथा इन्हें भोजन, नमी तथा ताप, ऑक्सीजन आदि उचित मात्रा में मिलते हैं तो यह कम समय में ही लाखों की संख्या में पैदा हो जाते हैं। यानी कि अगर जो इनमें जब इन्हें भोजन जो होता है वो नमी तथा ताप, ऑक्सीजन जो है सब उचित मात्रा में मिल जाता है तो ये बहुत ही कम टाइम में एकदम लाखों की संख्या में हो जाते हैं। जैसे कि दूध का खट्टा होना और फट जाना, मांस मछली में दुर्गंध होना, सीलबंद डब्बा में गैस उत्पन्न होना आदि इन्हीं के कारण होता है। भोजन में दुर्गंध होना तथा उनका स्वाद खराब होना आदि के लिए बैक्टीरिया ही दोषी है। जीवाणु अंधकार, सीलन एवं गंदगी में अधिक पनपते हैं। जीवाणु कहाँ अधिक पनपते हैं? तो अंधकार, सीलन एवं गंदगी में अधिक पनपते हैं, लेकिन किंतु उच्च उष्णता यानी बहुत ज्यादा गर्मी, शुद्ध वायु तथा धूप में मर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बैक्टीरिया से रिलेटेड पॉइंट थे, इनको ध्यान रखिएगा। खाद्य संरक्षण और परिरक्षण की कुछ विधियां हैं, उनको ध्यान रखिएगा। खमीरीकरण, प्रशीतन, निर्जलीकरण, डिब्बों में संरक्षण, बोतलों में संरक्षण, जैम जेली बनाकर संरक्षण, इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। खमीरीकरण क्या होता है? फर्मेंटेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। खमीरीकरण की क्रिया बाली, सुना होगा, जौ जो होता है भुट्टा, को बियर के रूप में परिवर्तित कर उसे संरक्षित करती है। ठीक है, इसी प्रकार अंगूर के रस से बनी शराब भी संरक्षित होती है। फलों से शराब बनती है, ये आपको भी पता होगा, तो अंगूर से शराब बनती है। लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया दूध को दही में बदलकर उसे संरक्षित करते हैं। ठीक है, अगर दूध आपके यहाँ बहुत ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, उसमें उसको दही बना देते हैं, है ना, तो वो एक तरीके से संरक्षण का ही काम करते हैं। खमीरीकरण का प्रयोग वाइन, मार्मलेड और चीज उत्पादन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए पूरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से आपको वाइन मिल जाएगी, बियर मिल जाएगी और ब्रेड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, इससे कैसे आप अपने खाद्य को संरक्षित कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों में जलांश की मात्रा सड़न उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। यानी कि जब आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनको अगर उनमें पानी बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से उसमें खुद ही जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। अतः भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए उसमें जलांश का निष्कासन किया जाता है, यानी कि उसका जल सुखा दिया जाता है। जब अचार बनाया जाता होगा तब तब आपने देखा होगा कि जो आम होता है उसको पहले उसमें हल्दी और नमक लगा के उसको धूप में सुखा लिया जाता है ना। तो वो किस लिए सुखा लिया जाता है? क्योंकि जब अचार बनता है तो उसमें से पानी ना निकले इस वजह, इसलिए, और वो ज्यादा टाइम तक रहे, ज्यादा टाइम तक सुरक्षित रहे। निर्जलीकरण की प्रक्रिया भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की एक प्राकृतिक देन है। यानी कि जो भोजन में से निर्जलीकरण हो जाने पर भोज्य पदार्थ लॉन्ग टाइम के लिए सुरक्षित रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा
कि ये जो अंजीर, अखरोट, किशमिश इन सबको अंगूर वगैरह अंगूर को सुखाकर ही किशमिश बनाया जाता है। तो इन चीज़ों को सुखाकर आप लॉन्ग टाइम के लिए प्रिज़र्व कर सकते हैं। जब आपने देखा होगा वैष्णो देवी वगैरह का प्रसाद आता है तो उसमें ऐसे सेब होते हैं सूखे हुए, कटे हुए, ठीक है? कहते नहीं कि आप कश्मीर का सेब तो ऐसे तो नहीं खा सकते लेकिन अगर उन्होंने सुखा के रखा है तो आप वहाँ पर सेब खा सकते हैं प्रसाद में, है ना? तो इस तरीके का आपने ज़रूर लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस किया होगा इस तरीके के सूखे सेब खाने का। प्रशीतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो प्रशीतन की मतलब कई श्रेणियां होती हैं। प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन इस मतलब होता है कि पदार्थों को मतलब आप जब बहुत सड़ने से बचाने के लिए उनको मतलब 40 डिग्री से ऊपर या एक एक ऐसा ताप ताप जिसमें वो रखें तो वो अधिक समय तक संरक्षित रहें। तो रेफ्रिजरेशन में कुछ श्रेणियां आती हैं जैसे कि गहरी प्रशीतन। तो गहरी प्रशीतन में फ्रीज किए हुए भोज्य पदार्थ को 0 डिग्री के नीचे ताप पर संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने ताप पर? तो 0 डिग्री से नीचे ताप पर। ठीक है, इसमें आपकी सब्जी मछली आदि सब आ जाएंगी। सब्जी ये ये सब आ जाएंगे। और शीत संग्रहागार में आपका 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आएंगी। यह तापक्रम विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग-अलग होता है जैसे कि मांस और मछली के लिए यही तापमान होगा 15 से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो यहाँ पर मक्खन के लिए 25 से 30 डिग्री, मक्खन के लिए 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तापमान रहेगा। चिल संग्रहागार में जो तापमान होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये होगा इसमें। और ये ताजी सब्जियां और फल जो होता है वो 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। ताजी सब्जियां और फल 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर अंडा दूध और जो थोड़े समय के लिए रखी जाती है वो 35 से 40 डिग्री, और पनीर जो है यहाँ पे 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। उसके बाद गैस संग्रहार में क्या होता है कि इसमें गैस द्वारा सड़न रोकी जाती है। मतलब पदार्थों को सड़ने से रोकने के लिए गैस उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में तापक्रम को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाशानुसार प्रवाहित की जाती है, जिससे कच्चे तथा अध पके फलों की उपापचय क्रिया रोकी जाती है, जैसे सब्जियां, फल तथा अंडे आदि। इससे अन्य संग्रहागार की अपेक्षा अधिक समय तक खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। यानी कि गैस द्वारा बेसिकली इसमें संरक्षित किया जाता है जो भी हमारा भोज्य पदार्थ होता है। ओके, तो प्रशीतन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ से श्रेणियां आपसे पूछी जाती हैं। गहरी प्रशीतन, शीत संग्रहागार, चिल संग्रहागार और गैस संग्रहागार। बेसिकली आपसे ये भी पूछ सकता है कि मांस और मछली को रेफ्रिजरेट करने के लिए कितना फ़ारेनहाइट तापमान चाहिए, मक्खन को कितना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, डिब्बों में संरक्षण बेसिकली अचार वगैरह के लिए संरक्षित किया जाता है। जार वगैरह में कैसे आप जो वो होते नहीं है चीनी मिट्टी के जार, है ना? बहुत सील जो एयर टाइट जो कंटेनर्स होते हैं उसमें प्रिजर्व करके फूड को लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है ना। सिरका वगैरह आपने देखा होगा जब बनाया जाता है तो उसको मतलब एयर टाइट डिब्बे में रखा जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, तब वो जाके उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और आगे चल के वो सिरका बनता है ना। जैम और जेली बनाकर संरक्षण कैसे करते हैं? तो जेली बनाने के लिए सर्वप्रथम फलों को साफ करते हैं तथा छीलते हैं। इसके बाद उन्हें काट कर उनके बीजों को निकाल देते हैं तथा उसमें पानी डालकर गर्म करते हैं। जब यह गल जाते हैं, ओके, गल जाते हैं, तब
उसमें चीनी डालकर नींबू का रस डाल दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली कैसे होता है कि जेली बनाने के लिए सबसे पहले फलों को साफ करते हैं, उसके बाद छीलते हैं, उसके बाद उन्हें काट कर उनके बीजों को निकाल देते हैं, फिर उसमें पानी डालकर गर्म करते हैं। जब वो गल जाते हैं तो उसमें चीनी डालकर नींबू का रस डाल दिया जाता है। मिश्रण जब गाढ़ा हो जाता है तब उसे आंच पर से उतार दिया जाता है तथा ठंडा होने दिया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात उसे बोतलों में भरकर सील किया जाता है। जेली के तैयार होने की जांच उसमें कांटा डालकर तथा फिर उसे बाहर निकाल कर की जाती है। कांटा डाल इन द सेंस यानी कि ये गाढ़ा गाढ़ा है, अब इसमें कांटा डालेंगे। अब अगर ये फिर से ये वाली चीजें फिर से भर भर जाएंगे ये चीज, तब हम समझेंगे कि जेली हमारी बनके तैयार हो गई है। ओके, तो इस तरीके से जेली बनाई जाती है और फलों को का जो अ, फलों का जो स्वाद है या फलों का मिठास जो है या फलों को अधिक टाइम तक हम संरक्षित कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है और इसमें जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे यानी कि खाद्य संरक्षण से रिलेटेड, वो तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको अगर आपको सीखना है तो कमेंट करिएगा, जैसे कि स्क्वैश बनाने की विधि, मार्मलेड बनाने की विधि, कार्डियल बनाने की विधि, ओके, चटनी तैयार करने की विधि, ओके, इनके द्वारा भी फूड प्रिजर्व किया जाता है। शरबत बनाने की जो विधि होती है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो बेसिकली इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप यूपीटीजीटी के एस्पिरेंट हैं तो। ओके, और बाकी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम डिस्कस करेंगे खाद्य मिलावट से, और उसको हम डिटेल करेंगे। आप लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको कंटेंट हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, कि मैं दोनों में पढ़ा सकती हूँ बेसिकली। और मुझे हिंदी में जो टाइपिंग का थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, बट अगर आप बोलेंगे तो मैं उसमें भी पढ़ा सकती हूँ और उसमें भी पढ़ा सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने मुझ यहाँ तक देखा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये मत सोचिए चैनल ये नया है, बिल्कुल उसको सपोर्ट करिए तो होम साइंस का एक बेहतर चैनल निकल के आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।